डियर स्टूडेंट, आज हम 12th बायोलॉजी यूनिट 4th बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और इस यूनिट में दो चैप्टर है। पहला चैप्टर अध्याय 9 के रूप में आज हम यहां देख रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ में बहुविकल्पी प्रश्न यहां पर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंडों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? सही आंसर हमारा बनता है विद्युत संचलन या इलेक्ट्रोफोरोसिस के द्वारा, जिसमें आकार के आधार पर छोटे बड़े डीएनए खंडों को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त होता है। टेक पॉलीमेराज, जो हाई टेम्परेचर पर भी हम देखते हैं कि डीएनए की प्रतिकृति बनाने के काम में आता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्लाज्मिड है? डियर स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ होगा और स्ट्रक्चर बना करके भी देखा होगा। PBr 322 यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है जो हम देखते हैं कैरियर या वाहक के रूप में कार्य करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज उपस्थित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है यह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की। यह जीवाणुओं में पाया जाता है और वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा इससे रिलेटेड डिटेल क्वेश्चंस में हम और डिटेल देखते जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, जीव और उसकी कोशिका भित्ति निजी कारक एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन मैच नहीं करता है? तो यहां पर थर्ड वाला ऑप्शन जो हमारे लिए है शेवाल मिथाइलेज, यह सही ऑर्डर में अरेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला पुनर्योजन डीएनए किसने बनाया था? कोहेन एंड बोयर, ये टू साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजन डीएनए को बनाया था। निम्न में से कौन सा रासायनिक चाकू कहलाता है? तो यहां पर हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। केमिकल स्कैल्पल इसको कहा गया है। तो ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RIECORI अर्थात ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज केमिकल या रासायनिक चाकू के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। पहला पॉइंट यहां पर पहले क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने, एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में डीएनए अणुओं का पृथक्करण केवल उनके आकार के गुणों के आधार पर होता है। इलेक्ट्रोफोरोसिस में हमने देखा था अलग अलग आकार के डीएनए के जो अणु होते हैं वो अलग अलग दूरी तय करते हैं, जिसके आधार पर उनका सेपरेशन आसान होता है। केरी मुलिस साइंटिस्ट है। पीसीआर टेक्निक के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, केरी मुलिस रिलेटेड टू पीसीआर। तीसरा पॉइंट है, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। हम जानते हैं एंडोन्यूक्लियेज एंड एक्सोन्यूक्लियेज। तो एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है और जो एंडोन्यूक्लियेज है वो बीच में से हटाता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन के रूप में आए आप सॉल्व कर पाएंगे। वायरस की मध्यस्थता से एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु तक आनुवांशिक पदार्थ का जाना ट्रांसडक्शन या हिंदी में बोले तो पारगमन कहलाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मृदा में पाए जाने वाला जीवाणु मिट्टी में जो पाया जाता है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक कुशल जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। छठा क्वेश्चन है, प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक को पहचानता है। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि पैलिंड्रोमिक डीएनए के वे खंड होते हैं जहां से स्टिकी सिरे पृथक होते हैं, अर्थात LHS RHS
दोनों तरफ से चलने पर वह सेम न्यूक्लियोटाइडों के ग्रुप को प्रदर्शित करता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए इनको हम स्टिकी या चिपचिपे सिरे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंतर्गत अगला हमारा पैटर्न है यहां पर सत्य असत्य के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, किसी वाहक में एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधकता की जीन रूपांतरित कोशिका के चयन में मदद करती है। ट्रू सेंटेंस है, सत्य है यह। दूसरा पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को सर्वप्रथम एक विषाणु से प्राप्त किया गया था। गलत है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बतलाया था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और वायरस के संक्रमण को रोकता है। तीसरा पॉइंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी पीसीआर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, डीएनए के सैंपल रहते हैं, उसकी कोई कॉपी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। चौथा पॉइंट, जीन गन में सोने एवं टंगस्टन के अतिसूक्ष्म डीएनए विलोपित कणों का प्रयोग किया जाता है। सत्य वाक्य है। पांचवा क्वेश्चन यहां पर सत्य असत्य के रूप में, निवेशी निष्क्रियता विधि का प्रयोग पुनर्योगजों को अपुनर्योगजों से अलग करने हेतु किया जाता है। सत्य है। और छठा, डीएनए लाइगेज जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग नहीं होता। अरे भाई, असत्य वाक्य है ये। लाइगेज एंजाइम तो हम जानते हैं कि डीएनए के फ्रेगमेंट को, खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, तो यह तो हर जगह इस प्रकार की इंजीनियरिंग में काम में आता है। चलिए मेच पेयर के रूप में यहां हम देखते हैं। पहला पॉइंट, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस फोर्थ पॉइंट से जुड़ेगा। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में हम क्या कर रहे हैं, आकार के आधार पर डीएनए के खंडों को अलग अलग कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है एग्रोबैक्टीरियम। जो एग्रोबैक्टीरियम है उसमें हम देखते हैं कि टीडीएनए होता है। तीसरा पॉइंट है पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक अर्थात डीएनए का अभिक्रम, अभी आलम ने देखा स्टिकी सिरे वाला डीएनए का अभिक्रम जो होता है उसे पैलिंड्रोमिक कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट यहां पर दिया हुआ है डीएनए का पृथक्करण। एक डीएनए तंतु से दो डीएनए को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे स्पूलिंग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। और अगला पॉइंट है फिफ्थ वाला, पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। पॉलीमेराज श्रृंखला अभिक्रिया यह एनिलिंग पर आधारित होती है। छठा पॉइंट है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में डीएनए का अभिरंजन करने के लिए इथियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के रूप में। पहला क्वेश्चन, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थल पर काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है? या आणविक कैंची या रासायनिक कैंची, चाकू, किसे कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सही उत्तर है इसका। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में यह क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। दूसरा, जीवाणु विहीन हवा के बुलबुले किस प्रकार के बायोरिएक्टर में प्रयोग किए जाते हैं? तो दंड विलोडक, होज बायोरिएक्टर में इनका प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु की कोशिका कला से होकर क्यों नहीं निकल पाता? तो कोशिका कला में हम जानते हैं लिपिड वाला हिस्सा होता है, जबकि प्लाज्मिड हम देखते हैं कि यह जलरागी हाइड्रोफिलिक होता है, अतः यह उस झिल्ली से गुजर के नहीं जा सकता। चौथा पॉइंट, जंतु मानव कोशिकाओं में जीन क्लोनिंग हेतु किस कैरियर या संवाहक का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट्रोवायरस या पश्च विषाणु का प्रयोग जंतु या मानव कोशिकाओं में जीन क्लोनिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है, पहले तीन अक्षरों को लेने का क्या आधार है? तो ई से इश्चरिशिया और सीओ से कोलाई। तो हम जानते हैं ना कि पहला जीनस और दूसरा स्पीशीज को व्यक्त करता है, तो यह इसी रूप में यहां पर नामकरण दिया गया है। विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने हेतु पादपों के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या
प्रविभाजी या विभज्योतक ऊतक जिसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन की क्षमता होती है, स्पेशली एपिकल और इंटरकैलरी, अग्रस्त और कक्षस्थ, हम देखते हैं विभज्योतक का उपयोग किया जाता है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बाद में अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों में अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, क्या सुकेंद्री कोशिकाओं में प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं? अपने उत्तर को सही सिद्ध कीजिए। सुकेंद्री से तात्पर्य होता है यूकेरियोटिक कोशिका। डियर स्टूडेंट, हम 2 बार पहले भी इस चैप्टर में अभी डिस्कस कर चुके हैं कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं और बैक्टीरिया या जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इस आधार पर आप अपना पूरा आंसर बना सकते हैं कि सुकेंद्र की कोशिकाओं में एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं मिलते। सेकंड क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए आप बता सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस अवस्था में बनते हैं? हम जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और द्वितीय 2 भागों में होता है। प्रथम विभाजन की जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसकी पूर्वावस्था प्रोफेज में हम देखते हैं पैकेटिन में जो गुणसूत्र होते हैं जोड़े बनाते हैं, और उन जोड़ों के बीच में हम देखते हैं कि टुकड़ों की अदला बदली हो जाती है, अर्थात क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और डिप्लोटिन अवस्था आते आते किएज्मेटा स्थलों पर डीएनए के खंडों की अदला बदली हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम बतला सकते हैं कि यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर तकनीक में प्रयोग किए जाने वाले डीएनए पॉलीमेराज का नाम? टेक पॉलीमेराज याद रखना है हमको, और यह हाई टेम्परेचर पर भी वर्क करता है। उच्च ताप पर भी हम देखते हैं कि डीएनए के 2 तंतुओं को सेपरेट करने में हाई टेम्परेचर का यूज किया जाता है और यह उन दोनों स्ट्रैंड को 2 नए डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। अर्थात इसके ऊपर चूंकि ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए टेक पॉलीमेराज पीसीआर तकनीक में डीएनए पॉलीमेराज के रूप में काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में किसी पोषक जीवाणु कोशिका के अंदर वांछित डीएनए खंड को प्रवेश करने की किन्हीं 4 विधियों के नाम दीजिए। अलग अलग मेथड के द्वारा हम देखते हैं कि यह कार्य किया जाता है। जीन गन विधि के द्वारा, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा, रेट्रोवायरस के द्वारा, और जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजी धनायन जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन से उपचारित करके बर्फ पर रखकर, टेम्परेचर के शॉक के द्वारा और फिर बर्फ पर रखकर यह प्रक्रिया चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पुनर्योगज प्रोटीन से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। हमने रिकॉम्बिनेंट जीन डीएनए को डेवलप किया हुआ है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा जो प्रोटीन बनेगा उसे ही हम पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। मानव इंसुलिन जो कृत्रिम रूप में ह्यूमोलिन के रूप में बनाया जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मनुष्य की हाइट बढ़ाने वाले, शारीरिक आकार प्रकार को बढ़ाने वाले जो हार्मोन लेबोरेटरी में सिंथेसिस किए जाते हैं वह इसी प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक जीन निष्क्रियकरण के कारण पुनर्योगज का चयन जटिल क्यों है? इसका क्या विकल्प होता है? तो प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन के निष्क्रियण द्वारा पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है, क्योंकि इसमें 2 प्लेटें हैं जिनमें 2 भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिजैविक होते हैं, पर एक साथ प्लेटिंग की आवश्यकता होती है। इसके समाधान के लिए वर्ण योग्य चिन्हकों का विकास होता है, अर्थात यह प्रक्रिया हम देखते हैं एक जटिल प्रक्रिया के रूप में काम होती है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सतत लगातार संवर्धन। सतत संवर्धन लगातार होगा, उत्पादकता अधिक होगी क्योंकि 2 बेचों के बीच खाली समय नहीं होता। चूंकि उत्पादन लगातार जारी रहता है तो बड़े बायोरिएक्टर के स्थान पर छोटे बायोरिएक्टर से ही काम चलाया जा सकता है। इसमें अनुकूलतम वृद्धि दर बनाई रखी जा सकती है तथा नियंत्रण के अधिक अवसर होते हैं। पोषकों को माध्यम में
उसी दर से डाला जाता है जिस दर से उनका उपयोग हो रहा होता है। अर्थात यहां पर हम देखेंगे इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों की स्पीड रॉ मटेरियल जितना डालेंगे प्रोडक्ट उसी स्पीड से हम देखेंगे बाहर निकलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर क्यों कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट, यह मिट्टी में पाया जाता है और यह पौधों की आनुवांशिक संरचना में फेरबदल कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। यह जीवाणु टीआई प्लाज्मिड के एक खंड, अभी ऑब्जेक्टिव भी आया था, टीडीएनए को पादप कोशिका में शिफ्ट कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यह कि इसमें एक प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको टीआई प्लाज्मिड कहते हैं और उस प्लाज्मिड का एक पार्ट होता है जिसे टीडीएनए कहते हैं। जब यह टीडीएनए को पादप कोशिका में स्थानांतरित कर देता है तो पादप कोशिका में अनियमित रूप से हम देखते हैं ग्रोथ और डिवीजन चालू हो जाता है, ट्यूमर का निर्माण हो जाता है, एक गुच्छा बन जाता है और वे सब प्रोटीन का निर्माण करती है। पादपों की जीनी संरचना में उलटफेर करने में सक्षम होने के कारण ही इसे प्राकृतिक या जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीन क्लोनिंग का क्या अर्थ है, इसका महत्व बतलाइए। हम जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जिस सीडीएनए क्लोन डीएनए का निर्माण किया जाता है इसी टेक्निक को जीन क्लोनिंग कहा जाता है। तो जीन क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक वांछित जीन किसी वाहक में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बने रिकॉम्बिनेंट डीएनए या क्लोन डीएनए को किसी पोषक कोशिका में प्रविष्ट करा दिया जाता है। जब इस प्रकार की कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जीन का भी मल्टीप्लिकेशन होता है। यही प्रक्रिया जीन क्लोनिंग कहलाती है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के लाभकारी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्राप्त करने में किया जाता है। नाम याद रखना है यूमोलिन, जो मनुष्य का हम देखते हैं इंसुलिन होता है, कृत्रिम रूप से बनाया हुआ, उसे यूमोलिन कहा जाता है। तो यहां पर यूमोलिन का निर्माण करने में हम देख रहे हैं यह टेक्निक काम में आ रही है। साथ ही अभी मैंने आपको बतलाया था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रहता है उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल या एंटीबायोटिक हेतु उच्च गुणवत्ता वाले रिकॉम्बिनेंट टीके बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग संवाहक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आवश्यक गुणों को बतलाइए। तो वाहक या कैरियर वह डीएनए अणु है जिसमें किसी पोषक कोशिका में प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता होती है, अर्थात वो उसके अंदर रेप्लिकेट होता है, तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले दूसरे डीएनए खंड को जोड़ा भी जा सकता है। जैसे ई कोलाई में हम जानते हैं कि ई कोलाई का जो डीएनए होता है, जो प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड में हम किसी दूसरे डीएनए को जोड़ करके उसको एज टूल प्रयोग में ले सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे वातन व मिश्रित करने के गुण के अतिरिक्त स्टेड टैंक जैव रिएक्टर को रोटेटर पर हिलने वाले फ्लास्क की तुलना में किस प्रकार से ज्यादा अच्छा माना गया है? अर्थात दोनों में कंपैरिजन हमें यहां पर प्रदर्शित करना है। स्टेड टैंक रिएक्टर हम देख रहे हैं, स्टेड टैंक रिएक्टर के अंतर्गत किसी उत्पाद का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। जैव रिएक्टर में तापमान को कंट्रोल किया जा सकता है, पीएच कंट्रोल की व्यवस्था होती है, सैंपलिंग पोर्ट द्वारा माध्यम का इच्छानुसार परीक्षण किया जा सकता है और झाग या फोम बनने पर उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। वहीं रोटेटर पर हिलने वाला जो फ्लास्क होता है, व्यावसायिक उत्पादन संभव नहीं होता और तापमान नियंत्रण की सुविधा नहीं मिलती, पीएच नियंत्रण की सुविधा नहीं मिलती, बीच में सैंपल परीक्षण की सुविधा नहीं मिलती और फोम या झाग का नियंत्रण इसमें नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पैलिंड्रोमिक अनुक्रम के 5 उदाहरण दीजिए। डियर स्टूडेंट, एक सीक्वेंस आप देख लीजिए, बाकी सीक्वेंस आप अपने लेवल पर बना सकते हैं। देखिए 5 dash to 3 dash and 3 dash to 5 dash both are complementary to each other and both are sticky to each other। एडेनिन है थाइमिन के साथ अटैच होगा, थाइमिन है एडेनिन के साथ अटैच होगा, साइटोसिन है ग्वानिन के साथ अटैच होगा। तो इस प्रकार के हम कॉम्बिनेशन बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, आणविक आकार के आधार पर बतलाइए कि एंजाइम बड़े होते हैं या डीएनए। डेफिनेटली डीएनए बड़ा है, क्योंकि उसके सारे न्यूक्लियोटाइड हम देखेंगे एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन के द्वारा उस एमआरएनए पर प्रोटीन का निर्माण होगा, और प्रोटीन का निर्माण होगा तो कुछ हो सकता हो एमिनो एसिड को कट करके हटा दिया जाए, अर्थात प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम छोटा होगा और डीएनए बड़ा होगा। पढ़िएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीम को माइंड में रखना है कि प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन से बने हुए हैं। प्रोटीन का निर्माण किस पर हो रहा है? एमआरएनए पर हो रहा है। एमआरएनए किससे बन रहा है? डीएनए से बन रहा है। तो डीएनए का अणु एंजाइम से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, बताइए कि कैसे प्रतिवेदक या रिपोर्टर एंजाइम को वर्ण योग्य चिन्ह की उपस्थिति में बाहरी डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए मॉनिटर करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रयोग रिपोर्टर जीन के रूप में किया जाता है। रिपोर्टर किसे कहा जाता है? जो कोई हमको सूचना देता है, वो सूचना देने वाले को, रिपोर्ट देने वाली डिवाइस को हम रिपोर्टर कहते हैं। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रयोग रिपोर्टर जीन के रूप में किया जाता है। इसके प्रयोग से यह पता चल जाता है कि कोशिका ने वांछित जीन एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, अर्थात उसका रिकॉम्बिनेशन हुआ या नहीं हुआ। इसका प्रयोग सिलेक्शन योग चिन्हकों की उपस्थिति में किया जाता है। इस जीन के प्रयोग को इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि इसके द्वारा अभिव्यक्त लक्षणों को आसानी से पहचाना जा सकता है। अब हम आगे मुद्दे की बात कर रहे हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन या रिपोर्टर जीन रंग पैदा करने वाले पदार्थ की उपस्थिति में रंग प्रोड्यूस करते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जीन का जो उत्पाद है वह क्रोमोजेनिक रंग देने वाले पदार्थ की उपस्थिति में नीला रंग उत्पन्न करता है। यह इस बात का प्रमाण है कि जीन यथावत है, उसमें विजातीय डीएनए प्रविष्ट नहीं हुआ है, और यदि विजातीय जीन, दूसरा जीन उसमें प्रविष्ट हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया, तो वह कलर को बदलने का कार्य बंद कर देता है। तो ये थीम हमें ध्यान में रखना है। PBr 322 का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यह PBr 322 है, एक प्रकार का कैरियर प्लाज्मिड है, और ये ओरिजिन है इसमें, जहां से हम देखते हैं कि इसमें प्रक्रिया चालू होती है। तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट इसमें है। एक चित्र आरेखित निरूपण के साथ बनाइए जो प्रतिबंधन एंजाइम जिसे क्रियाधर डीएनए पर कार्य करता है, उन स्थलों को जहां यह डीएनए को काटता है, उनसे उत्पन्न उत्पाद को दर्शाता है। स्टिकी एंड देख लीजिए, यहां पर इसको अपन ने इस तरह से कट कर दिया कि इसके दोनों एंड कैसे हो गए हैं, ये स्टिकी, चिपचिपे हो गए हैं। जब चिपचिपे हैं तो यह इसी प्रकार के अन्य खंडों को स्वयं पर जोड़ने का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन, चिकित्सकीय व्यवहार में कार्य आने वाले 5 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और उनके प्रयोगों की सूची बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइदर ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों रूप में पूछा जा सकता है। ह्यूमन इंसुलिन डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वृद्धि से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने में, इंटरफेरॉन कैंसर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के उपचार में, रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की रोकथाम में, और इरिथ्रोपोइटिन एनीमिया या रक्ताल्पता के उपचार में, और किडनी से, गुर्दे से रिलेटेड रोगों में। इनके अलावा भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर फैक्टर तथा फैक्टर IX
इनका भी हम वर्णन कर सकते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के पृथक्करण की विधि का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने प्लांट मटेरियल से लेबोरेटरी में डीएनए के सेपरेशन का एक्सपेरिमेंट देखा होगा। वहां हम जानते हैं कि प्लांट मटेरियल में जो प्लांट सेल होती है, उस सेल से जुड़े हुए विभिन्न पदार्थ, जैसे सेल्यूलोज को हटाना है, काइटिन को हटाना है, या अगर बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम से उसको अपन ट्रीट करेंगे। फलस्वरूप डीएनए का अणु प्रोटीन, लिपिड या आरएनए से सेपरेट हो जाएगा। अब कोशिकीय अवयव जो रहते हैं, हमने जब उनको प्रोटीएज, लाइपेज या आरएनए से ट्रीट कर दिया है, तो ये तीनों सब्स्टिट्यूट उससे सेपरेट हो गए हैं। बाद में इसको ठंडा करेंगे और इसमें एथेनॉल मिलाएंगे और स्पोलिंग प्रक्रिया के द्वारा उसमें से डीएनए को सेपरेट कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, शॉर्ट नोट वाला है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम एवं डीएनए और काइटिनेज। सिंपल क्वेश्चन है। प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम है जो जीवाणु की आक्रमणकारी जीवाणु भोजियों से रक्षा करते हैं। रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंधन एंजाइम है, क्या करेगा ये? डीएनए को काट देगा। जिस जीवाणु भोजी ने अटैक किया था बैक्टीरिया पर, तो उस बैक्टीरिया ने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से अटैक करने वाले बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कई खंडों में ब्रेक कर दिया, और जब ब्रेक कर दिया है तो वह उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों की खोज से ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव रखी गई थी। हम जानते हैं इसमें कटिंग करने का नेचर होता है वांछित स्थान पर, इसलिए इसे केमिकल या रासायनिक चाकू या आणविक कैंची के रूप में भी जाना जाता है। यह विषाणु की वृद्धि को वांछित करते हैं, अर्थात रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं, इसीलिए इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। यह अभिज्ञान स्थल पैलिंड्रोमिक होते हैं, जहां काटता है वो पैलिंड्रोमिक होते हैं। यह डीएनए अणु में दो प्रकार के विदलन से उत्पन्न करते हैं। देखिए, एक वाले में तो चिपचिपे सिरे बन रहे हैं यहां पर जैसा अपन देख रहे हैं, और दूसरे वाले में हम देख रहे हैं नॉन स्टिकी सपाट सिरे यहां पर बन रहे हैं। सेकंड शॉर्ट नोट था काइटिनेज का। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। कवकों से डीएनए प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कोशिका भित्ति का पाचन करना होता है, इसे हटाना पड़ता है, तो काइटिनेज एंजाइम यही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी दीजिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रकार की, यह हम देखेंगे करंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस करंट या विद्युत की उपस्थिति में डीएनए के खंडों के गमन की विधि है। जब डीएनए के खंडों का आकार अलग अलग होता है, तो वह इलेक्ट्रोफोरेसिस करने पर धन आवेशित इलेक्ट्रोड एनोड की ओर भेजकर अलग अलग यहां पर हम करते हैं, तो जो डीएनए के पार्ट होते हैं, खंड होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से यहां पर अपना मूवमेंट शो करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यह। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझाइए। तो डीएनए के खंड विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धन आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ अपने आकार प्रकार के हिसाब से गति करते हैं। डीएनए खंडों का अलग होना उनके आकार पर निर्भर करता है। छोटे खंड दूर तक वह एनोड की ओर पहले जाते हैं, एनोड का धनावेश उन्हें अपनी ओर खींच लेता है, और बड़े खंड अगर रहेंगे वो धीरे जाएंगे। पराबैंगनी प्रकाश में जब हम इसको देखेंगे तो रंगे हुए डीएनए ऑरेंज कलर में हमें दिखलाई देते हैं। अलग हो गया डीएनए, पट्टियों को काट कर निकालना, जेल के टुकड़ों से डीएनए को अलग करना इल्यूशन कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि से पादप उगाने के प्रमुख लाभ क्या हैं? माइक्रो प्रोपागेशन। पहला पॉइंट, कम अवधि में बड़ी संख्या में पौधे तैयार कर लेते हैं। माइक्रो प्रोपागेशन में पौधे की सेल लेते हैं, कल्चर मीडियम पर उसको हम पोषण देते हैं और कल्टीवेशन करके उससे नए पौधे बनवाते हैं। दूसरा पॉइंट, माइक्रो प्रोपागेशन विधि से तैयार पादप विषाणु मुक्त और स्वस्थ होते हैं, और हम देखते हैं कि इनको लेबोरेटरी में किसी भी
समय पर बनाया जा सकता है, अर्थात इनके लिए कोई समय निश्चित नहीं होता। ऐसे पादपों को आसानी से उगाया जा सकता है जिनकी लैंगिक प्रजनन की क्षमता समाप्त हो गई हो या जो अंकुरण में अक्षम बीज बनाते हैं। ऐसे बीज बन रहे हैं जिनका अंकुरण नहीं हो रहा है, तो उनको भी अपन यहां पर हम यूज कर सकते हैं इस विधि के द्वारा तैयार करने में। क्योंकि सूक्ष्म प्रवर्धन से प्राप्त पादप क्लोन होते हैं, अतः पैतृक गुणों को संरक्षित किया जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट, प्लाज्मिड क्या है, इनके प्रकारों को बतलाइए। प्लाज्मिड हम जानते हैं कि नाभिक के बाहर, किसी भी सेल में नाभिक के बाहर या डीएनए के बाहर पाई जाने वाली संरचनाएं हैं, और ये वो संरचनाएं हैं जो हम देखते हैं कि डीएनए के ही समान गुणन कर सकती है, अर्थात इनमें भी विभाजन हो सकता है। तो जीवाणु कोशिका में गुणसूत्री डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाले छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु, जिनमें स्वतः स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, प्लाज्मिड कहलाते हैं। एग्जाम के हिसाब से बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, प्लाज्मिड किन्हें कहते हैं। तो बाह्य नाभिकीय यह पदार्थ है जिसमें रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का उपयोग कैरियर या वेक्टर के रूप में किया जाता है। इसमें निम्न गुण होना चाहिए। आगे पॉइंट दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट है जो हमने पीबीआर में भी देखे थे। प्रतिकृतिकरण के उत्पत्ति स्थल या ओआरआई इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज हेतु क्लीवेज स्थल होना चाहिए, अर्थात स्टिकी एंड इसमें होना चाहिए। एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन जो सिलेक्टिव मार्कर के रूप में प्रयोग की जा सकती है, और प्रत्येक प्लाज्मिड की एक निश्चित कॉपी नंबर या प्रति संख्या होती है। एक जीवाणु कोशिका में यह 1 से सैकड़ों तक हो सकती है। पोषक कोशिका के अंदर ही अंदर गुणन कर प्लाज्मिड अनेक प्रतियों का निर्माण करते हैं। इस कारण इनमें जोड़ी गई बाह्य जीन का भी गुणन हो जाता है। और मुख्य प्रकारों में एफ प्लाज्मिड फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। आर प्लाज्मिड हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता से रिलेटेड है। और कोल प्लाज्मिड, ये जो कोल प्लाज्मिड होता है, कोल फैक्टर जो होता है, यह अन्य जीवाणुओं को नष्ट करने वाले पदार्थ बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट यहां पर है प्रतिकृतियन का उद्भव, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, RORI। किसी भी वाहक जैसे प्लाज्मिड का वह स्थान जहां से प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है, ORI स्पॉट कहलाता है। ओरी का उपस्थित होना किसी भी संवहन वाहक का आवश्यक गुण है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में विजातीय डीएनए को ओरी के साथ जोड़ देने पर वह पोषी कोशिका में रेप्लिकेशन कर सकता है, अर्थात वो अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। प्रतिकृतियन उद्भव स्थल का अनुक्रम ही जोड़े गए डीएनए की प्रतिकृति संख्या के लिए भी उत्तरदायी होता है। प्लाज्मिड में ऐसे अनुक्रम प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं। बायोरिएक्टर शॉर्ट नोट बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सचित्र आपको इसको कंप्लीट करना है। बायोरिएक्टर पर शॉर्ट नोट। बायोरिएक्टर स्टेनलेस स्टील से बने बेलनाकार विशालकाय पात्र होते हैं जिनमें रिकॉम्बिनेंट जीन का उत्पादन जीवाणु अन्य कोशिकाओं के संवर्धन द्वारा प्राप्त किया जाता है। व्यवसायिक स्तर पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्राप्त करने हेतु ही इनका प्रयोग किया जाता है। बीच में स्टायर लगा हुआ है, विलोडक लगा हुआ है, जिसकी सहायता से अंदर के मटेरियल को मिक्स किया जाता है। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला बायोरिएक्टर साधारण विलोडन होज बायोरिएक्टर होता है। इसमें माध्यम को अच्छी तरह मिलाने के लिए मजबूत स्टायरर या विलोडक लगा हुआ होता है। साथ ही एरेशन की सिस्टम, टेम्परेचर और पीएच रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है। सैंपलिंग का कार्य आसानी से किया जा सकता है और वायु छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में एरेटर के द्वारा प्रविष्ट कराई जा सकती है। अनुप्रवाह संसाधन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोरिएक्टर में जैव रासायनिक क्रिया से जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हमने बनाया है उस का पृथक्करण और शुद्धिकरण, प्रोटीन जो बना है उसको सेपरेट करना,
और उसका शुद्धिकरण करना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग या साधारण भाषा में अनुप्रवाह संसाधन कहलाता है। अनुप्रवाह संसाधन में उत्पाद को उचित प्रिजर्व करने वाले परिरक्षक के साथ मिलाया जाता है। अगर उत्पाद कोई औषधि है तब हम देखते हैं कि उसका परीक्षण भी किया जाता है। सभी तरह के उत्पादों को सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रक परीक्षणों से गुजारते हैं। इसी के बाद पूर्ण रूप से परिष्कृत उत्पाद को मार्केटिंग हेतु भेजा जाता है अंतिम प्रोडक्ट के रूप में। प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्री डीएनए में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लाज्मिड डीएनए आकार में छोटा होता है, जीनों की संख्या कम होती है, जीवाणु के जीवित रहते हुए यह आवश्यक नहीं होता, संख्या में एक से कई तक हो सकते हैं, एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन इसमें पाई जाती है, रेप्लिकेशन कोशिका विभाजन के साथ समय समय पर होता है, कंजक्शन या संयुग्मन प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं। वहीं गुणसूत्री डीएनए को अगर हम देखें, आकार में बड़ा होता है, जीन अधिक संख्या में होते हैं, जीवन कोशिका के जीवन के लिए, जीवाणु के लिए आवश्यक है और केवल एक गुणसूत्र एक जीवाणु के अंदर पाया जाता है, गोलाकार डीएनए पाया जाता है जीवाणु में, आप जानते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता अभाव होता है, प्रतिकृतिकरण कोशिका विभाजन के समय पर ही संपन्न होता है और यह संयुग्मन में भाग नहीं लेता है। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को किनारे पर काटता है, एंडोन्यूक्लियस डीएनए को बीच में कहीं पर भी काट सकता है। एक्सोन्यूक्लियस 3' या 5' सिरों की आवश्यकता होती है, गोलाकार डीएनए को नहीं काटता, यहां कोई आवश्यकता नहीं है एंडो में, इसलिए कहीं से भी काट सकता है। एक्सोन्यूक्लियस क्रिया के बाद एकल न्यूक्लियोटाइड मुक्त करते हैं, एंडोन्यूक्लियस क्रिया के बाद ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मुक्त करते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, अविशिष्ट होते हैं और ये प्रायः अनुक्रम विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर ये प्रदर्शित करते हैं। पीसीआर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। डायग्राम देखिए, इन डायग्रामों के आधार पर हम पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पर देते हैं। यह एक डीएनए का अणु है, डबल हेलिकल डीएनए है। अब इसका डीएनए का एक तंतु ये और एक तंतु ये, दोनों तंतु एनिलिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग हो गए। हाई टेम्परेचर पर डीएनए का विकुंडलन कर दिया, दो तंतु बन गए। इन दोनों तंतुओं पर एक एक प्राइमर जुड़ गए, ये एक एक आरएनए प्राइमर है। इन प्राइमर के पीछे टेक पॉलीमेराज काम करता है और ये 2 स्ट्रैंड डीएनए के बना देता है। इस प्रक्रिया को एक्सटेंशन कहा जाता है और जब यह प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है तो बहुत सारे डीएनए के अणु यहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को पॉलीमेराज चेन रिएक्शन कहा जाता है। यहां सारे पॉइंट दिए हुए हैं, विकृतीकरण, पृथक्करण कर दिया, एनिलिंग कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया। पहले आरएनए प्राइमर वहां पर जुड़ गया था और प्राइमर के बाद में टेक पॉलीमेराज ने डीएनए का निर्माण कर दिया। पीसीआर का महत्व, किसी भी डीएनए या जीएनए की मात्रा में मैग्निफिकेशन करना है, उसकी संख्या बढ़ाना है, कई प्रतिकृतियां बनाना है तो इसका उपयोग किया जाएगा। जीनोम के अध्ययन में सीक्वेंस ज्ञात करने में डीएनए की इसका प्रयोग किया जाता है। फोरेंसिक विज्ञान में फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी यह आवश्यक है, जहां एक से ज्यादा प्रतिकृतियां बनाई जा सकती है और जीनोम में बहुरूपता के अध्ययन में भी पीसीआर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है, बट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन क्लोनिंग, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, कोई भी टेक्निक हो, सभी एक ही मूलभूत आधार पर कार्य करती है। सबसे पहले डीएनए का पृथक्करण, डीएनए हमने सेपरेट किया, फिर
विशिष्ट स्थलों पर डीएनए को काटना। एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ने यह कार्य कर दिया। वांछित डीएनए खंडों का पृथक्करण इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रक्रिया के द्वारा हमने पृथक कर दिया। वाहक डीएनए को काटना, जिसके साथ जोड़ना है उसे काटेंगे। फिर वांछित डीएनए खंड को वाहक के साथ जोड़ना। ऐसे के ऐसे पॉइंट स्टूडेंट याद करना होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन ये नहीं देखना है कि 23 में आया हुआ है, कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता है जिसमें सभी यही पॉइंट अपन देते हैं। और पुनर्योगज डीएनए का वापस से पोषक कोशिका में प्रवेश कराना। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। तो